नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 25 ऑफ द जनवरी 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 25 ऑफ द जनवरी। तो आज के दिन ऐसा क्या हुआ था? तो आज के दिन कुछ ऐसा हुआ था। और जो कल का दिन है 26 ऑफ द जनवरी, आप सभी को पता होगा कल 26 ऑफ द जनवरी किस नाम से सेलिब्रेट होता है? तो हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कंप्लीटली क्या हो चुका था? इनेक्ट हो चुका था, ठीक है। पार्शियली कब हुआ था वो हमने नवंबर में पढ़ा था, 26 ऑफ द नवंबर 1949 को। कंप्लीटली इनेक्ट कब हुआ था? 26 ऑफ द जनवरी 1950, जो कि कल है। तो हम आज के दिन को भी और कल के दिन को भी कंप्लीट उसमें एक बार कवर कर लेते हैं। तो आज कौन सा दिन है? तो सिंपल से याद रखना, आज है नेशनल वोटर्स डे। वोटर्स डे का मतलब क्या है कि आज ही के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था कल बनकर कंप्लीट हो गया था, इनेक्ट हो गया था, और आज के दिन हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था, सिंपल, ठीक है। तो याद रखना 25 ऑफ द जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज, क्या कहते हैं हम उसको? तो उस दिन हम नेशनल वोटर्स डे बनाते हैं, मतदाता दिवस जिसे कहा जाता है, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। आई होप आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी होगी, तो उसके अंदर मैंने आपको समझाया था एक टाइम सीक्वेंस के हिसाब से। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक सिंपल वन लाइनर में मैं लिखने की कोशिश करता हूं। 9 ऑफ द दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को क्या बनाया गया था? जो आपका टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था, क्योंकि सबसे बूढ़े वही थे ना, रूल कोई था नहीं। उसके बाद 11 ऑफ द दिसंबर को सेकेंड मीटिंग होती है 1946 में। उस दिन हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 13 ऑफ द दिसंबर, उस दिन क्या होता है? थर्ड मीटिंग होती है। और उस दिन क्या होता है? 13 दिसंबर के दिन क्या होता है? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने क्या प्रेजेंट किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वाज लेटर चेंज्ड इनटू प्रीएम्बल, जिसको प्रीएम्बल कह दिया गया, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो वाला प्रीएम्बल बना दिया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? ऐसे करते करते कितने सेशन हुए? तो याद रखना टोटल 12 सेशन हुए लास्ट। और जो 12वां सेशन हुआ था वो किस दिन हुआ था? याद रखना 24 ऑफ द जनवरी 1950 इस दिन हुआ था। और इस दिन हमने क्या किया था? सबने सबकी सहमति से, सबके एग्रीमेंट से, याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सारे के सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। बिना उनके इलेक्शन के उनको अपॉइंट कर दिया गया था, बिना अपोज के। और इसी दिन हमने क्या किया था? हमारा जो जन गण मन था, ठीक है, जन गण मन, दैट वाज अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। दो काम होते हैं। और इसी दिन क्या हुआ था? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी थी, उसके ओरिजिनल कॉपी के ऊपर साइन किए गए थे। तो याद रखना, ऑन दैट डे टोटल 285 मेंबर्स वर प्रेजेंट। 285 लोग थे उस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बट ओनली 284 पर्सन साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। 284 लोगों ने साइन किए थे। पहला साइन किसने किया था? तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द नेशन। और लास्ट साइन किसने किया था? तो याद रखना लास्ट किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अब आप मुझे बताना, अगर तुम लोगों ने क्लास में ध्यान से सुना होगा या आपने कहीं भी पढ़ा होगा, तो मुझे कमेंट करके बताना, हु वाज दैट पर्सन हु रिफ्यूज्ड टू साइन ऑन द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पर साइन करने से मना कर दिया था, उस आदमी का नाम क्या था? आई होप कि आप लोगों को याद होगा, वो कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। और फिर आपने पढ़ा होगा 26 ऑफ द जन 1950 को हमने क्या किया था? कंप्लीट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया था? इनेक्ट कर दिया था। हमने उस दिन सारे के सारे 395 आर्टिकल्स को इनेक्ट कर दिया था। और हमने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया था? रिपब्लिक, जो कि कब है? कल है रिपब्लिक डे। और मैंने आपको हमेशा ये समझाया कि रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि एक ऐसा देश जिसका हेड ऑफ द नेशन विल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्शन प्रोसेस, ना कि वो हेरिडेटरी होगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा बनने के लिए इलेक्शन होगा, वो होता है रिपब्लिक। तो हम रिपब्लिक हैं, ब्रिटेन नॉन रिपब्लिक है, क्योंकि वहां पर महारानी रूल चलता है, क्वींस रूल चलता है। समझ में आ रही बात? इतना सा ध्यान रखना।
और उसके बाद हमने क्या किया था, इस दिन रिपब्लिक डे हो गया, और उसके बाद हमने 28 ऑफ द जैन को क्या किया था, हमारा सुप्रीम कोर्ट का क्या कर दिया था, फॉर्मेशन कर लिया था। ठीक है, वो स्टार्ट हो गई थी, हीरालाल जे कान्या। इन दोनों के बीच में एक दिन आता है 25 ऑफ द जनवरी, जो कि आज का दिन है। तो 1950 वाले 25 ऑफ द जनवरी को हमने क्या किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन की थी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होगा, कितने मेंबर है आज के दिन, 3 मेंबर है। हेड कौन है, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो राजीव कुमार आप जानते हो। दो उसके साथ क्या होते हैं, सुखबीर सिंह संदूर, ज्ञानेश कुमार दो क्या है उसके साथ अदर कमिश्नर्स हैं। ठीक है, टेन्योर कितना होता है, 6 साल का होता है। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो आज क्या है, इलेक्शन, या आज मैं कह सकता हूं क्या, वोटर्स डे, क्योंकि आज क्या बना था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, तो वोटिंग करवाता है, डिलिमिटेशन प्रोसेस में काम करता है। ठीक है, आपके जो इलेक्शन सारे के सारे कंडक्ट वही करवाता है, तो बहुत सारे काम भी करता है बेसिकली। ठीक है, हम उन चीजों को न्यूज में बार बार पढ़ते भी रहते हैं, तो यहाँ पर डिटेल में जाने की बजाय बस इतना याद रखना कि आज क्या है, नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। ठीक है, आज की जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है, पार्लियामेंट्री पैनल रेजिज क्वेश्चंस ऑन आर्बिट्री। देखो, आर्बिट्रेरी क्या है, आर्बिट्रेरी समझना। बात किसकी कर रहा है, एयरपोर्ट। आपने देखा होगा बीच में बहुत सारा मुद्दा ऐसा हुआ था, बहुत सारे इश्यूज आए थे कि एयरपोर्ट के ऊपर आप अगर चले जाते हो तो पानी की अगर बोतल लेते हो तो वाटर की जो बोतल है वो वहां पे आपको 200 रुपए की पड़ रही है फॉर एग्जांपल। बाहर अगर तुम पी लेते हो आधा किलोमीटर बाहर जाके तो 20 रुपए की पड़ती है। तो अगर मान लो कोई मेरे जैसा गरीब आदमी चला जाए, है ना, गलती से वो उड़े देश का आम नागरिक, है ना, मोदी जी की एक स्कीम थी जिसमें मोदी जी ने कहा था कि हर हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान भी हवाई सफर करे, तो स्कीम का नाम दिया गया था उड़े देश का आम नागरिक, है ना, उड़ान स्कीम नाम था, 2017 में आई थी बेसिकली। तो अब सोचो कि कोई मेरे जैसा गरीब आदमी हवाई चप्पल पहन के हवा एयरपोर्ट चला गया, तो सरकार ने टिकट तो सस्ती कर दी, लेकिन अगर मुझे प्यास लग गई तो पानी की बोतल ही तुम 200 में दे रहे हो। गलती से मुझे भूख लग गई तो मैं तो जितना आने जाने के किराए थे उससे ज्यादा का तो मेरा खाना पड़ गया। तो बहुत ज्यादा इशू चल रहा था। आपने देखा होगा राज्यसभा के अंदर भी बहुत सारे एमपीज ने इस पे डिबेट की थी, बहुत दिनों से मैटर चला आ रहा था। अब फाइनली क्या हुआ कि वो जो चार्जेस थे उनको कम भी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है क्या पैनल होता है, कौन उसको करता है, तो उसके बारे में 2-4 बातें याद रखना। सिंपल सी बात है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, क्योंकि मुद्दा काफी जो इशू था काफी न्यूज में था। याद रखना, सिंपल याद रखना। एक होता है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे आप लोगों ने सुना होगा जैसे सेबी। अभी आपको याद हो जाएगा व्हाट इज सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पता है, सुना है। आपने सुना होगा आरबीआई, क्या करता है आरबीआई, तो बैंकों को रेगुलेट करता है। सेबी क्या करता है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है ना। तो ऐसे ही समझना, ये जो आपका एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसको AERA कहा जाता है, एरा, ये बना कब था, 2008 में बना था। ठीक है, इसका कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई आर्टिकल नहीं है। इट रेगुलेट, क्या रेगुलेट करता है, तो आपकी जो एयरपोर्ट के ऊपर जो आपकी जितने भी डेवलपमेंट के काम होते हैं उन सबको ऑपरेट करने का काम कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, वहां की इकोनॉमी को कौन रेगुलेट करता है, एरा। समझ गए, कब बना था, 2008 में। 2008 में इसका एक्ट पास हुआ था। ठीक है, विच कमेटी, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो याद रखना, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरेश चंद्रा कमेटी एरा वाज फाउंड या फॉर्म्ड। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। सिंपल सा याद रखना, जितने भी टैरिफ लगते हैं, जितने भी चार्जेस लगते हैं, वो सारे के सारे किसके द्वारा लगाए जाते हैं, तो एरा। ठीक है, सिंपल सा 1 लाइनर में याद रखना। ऐसे ही एक हमारा कौन सा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट वाज फॉर्म्ड इन 1995। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। चलो मुझे बताना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। हालांकि सभी को पता होगा, बिना बताए भी आप हिंट कर सकते हो ना, एक ही तो जगह है। नेक्स्ट चलता है, इंडोनेशियाज माउंट ईबू इरेप्टेड 1000 टाइम्स दिस मंथ। देखो, ये एक ऐसा वोल्केनो है जो 1 महीने में 1000 बार क्या हो चुका है, इरेप्ट हो चुका है। ठीक है, अब समझना, एक बात समझना, एक्चुअल में होता क्या है ना। अच्छा, कहां पर है, तो सिंपल याद रखना कहां पर है ये, तो हल्माहेरा आइलैंड के ऊपर है। कहां पर, जिसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं, उसी पर कहां पर, इंडोनेशिया में बना हुआ है। तो सिंपल सा पूछेगा,
रिसेंटली माउंट ईबू वाज सीन इन द न्यूज, वेयर इट इज लोकेटेड, तो इंडोनेशिया या फिर आपका हल्माहेरा आइलैंड इज द राइट आंसर, ठीक है, वो ऑनलाइनर हो गया। लेकिन याद रखना ये होता कैसे है प्रोसेस, जैसे आपके सामने इमेज बनी हुई है, ठीक है। तो मैंने कहा सिंपल सा याद रखना, तीन तरह के होते हैं ना, एक होता है एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, एक होता है आपका डोरमेंट वोल्केनो, ठीक है, और एक होता है आपका डेड वोल्केनो, ठीक है, तीन टाइप के होते हैं। इंडिया में एक ही एक्टिव है, वो कौन सा है, तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी है, कौन सा, बैरन आइलैंड के ऊपर बना हुआ है, कहां पे, अंडमान निकोबार में, भारत में ओनली वन, एक क्या है, एक्टिव वोल्केनो, ध्यान रखना। देखो होता क्या है, मैंने कहा कि ये मेरी अर्थ है, ठीक है। अब इस अर्थ के अंदर बेसिकली तीन लेयर पाई जाती हैं। इस पहले वाली लेयर को कहा जाता है कोर, देन सेकंड वाली लेयर को कहा जाता है मेंटल, ठीक है, एंड द थर्ड लेयर इज नोन एज द सॉरी, है ना, इसको क्या कहा जाता है, क्रस्ट, ठीक है, इसको मेंटल और इसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, इसी क्रस्ट का दूसरा नाम है, याद रखना, सियाल, क्योंकि इसके अंदर सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम मैक्सिमम मिलता है। इस मेंटल का दूसरा नाम है सीमा, याद रखना, इसमें सीमा मेंटल नहीं है, कहीं तुम परेशान हो जाओ, ठीक है। सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम मैक्सिमम पाया जाता है मेंटल में, और जो कोर है उस कोर में मिलता है निकेल प्लस आयरन, यानी कि निफे, ठीक है, तो इसे निफे भी कह देते हैं। और यहां पर क्या है, लिक्विड फॉर्म में आयरन भरा हुआ है, लोहा भरा हुआ है, ठीक है। और इतना ही नीचे चला जाऊं तो पूरा अर्थ का डाया हो जाएगा, समझ में आ रही बात। अब मैंने कहा कि यहां पर कोई पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, कोई पीपल का पेड़ है, यहां पर कोई तुम्हारी बिल्डिंग है, जैसे क्लैट प्रेप की बिल्डिंग है जहां पर मैं खड़ा हूं अभी, ठीक है, और यहां पर मान लो कि तुम लोग यहां पर घूम रहे हो, फिर रहे हो, खेल रहे हो, ठीक है, मान लिया ऐसा। अब मैंने कहा कि ये जो तीन लेयर है ना, अलग अलग मटेरियल की बनी है, और आपको पता है कि जो अर्थ है ना, उस अर्थ की क्या होती है, एक रोटेशन स्पीड होती है, ठीक है, अर्थ की एक रोटेशन स्पीड होती है जिसके ऊपर वो घूमती रहती है। हालांकि 24 घंटे के अंदर वो पूरा रोटेट कर जाती है, लेकिन वैसे अगर मैं देखूं तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 29.5 किलोमीटर पर सेकेंड की उसकी अप्रोक्सीमेटली स्पीड होती है। तो सोचो, एक फुटबॉल है, उसके ऊपर एक और फुटबॉल है, उसके ऊपर एक और फुटबॉल है, ठीक है, 3 फुटबॉल है, और घुमाए जा रहे हो तुम बहुत जोर से, तो अल्टीमेटली होगा क्या, उन तीनों फुटबॉल्स के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा तो जब दो मटेरियल आपस में जो अलग अलग डिफरेंट मटेरियल टकराएंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन से क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, और जब हीट जनरेट होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, मोल्टन स्टेट में मटेरियल पहुंच जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, इन दोनों के बीच में बेसिकली मोल्टन स्टेट में मटेरियल फिलअप हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा। क्या कहा जाता है, मैग्मा। और जब ये मैग्मा धरती के बाहर निकल जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, लावा। अब सोचो, आपने पढ़ा होगा कि यहां पर प्लेट्स घूम रही होती है ना, प्लेट टेक्टोनिक, शायद मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया होगा ना, आपने पढ़ा होगा। अब ये जो प्लेट होती हैं, इन प्लेट के ऊपर ये वाली जो एनर्जी है ना, ये ऊपर फोर्स लगाती है। इस एनर्जी को कहा जाता है, याद रखना, जियोथर्मल एनर्जी। क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। अब जब जियोथर्मल एनर्जी यहाँ पे प्रेशर लगेगा तो यहाँ पर इस प्लेट के अंदर हो जाएगा ब्रेकेज। अगर ये ब्रेकेज हल्का सा हुआ तो यहाँ पर तुम्हें वेव्स फील होंगी, जैसे कि मान लो तुम कोई लकड़ी लो और उसको एकदम से तोड़ दो तो तुम्हारे हाथ में वाइब्रेशन से फील होंगे ना, वेव्स निकलेंगी, सिंपल सी बात है। तो अगर जस्ट उसके अंदर ब्रेकेज हुआ है तो क्या होगा, तुम्हें वेव्स फील होंगी, यानी कि ऊपर क्या आ गया, अर्थक्वेक आ गया, यानी कि शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेज ऑफ द अर्थ इज नोन एज द अर्थक्वेक। हालांकि एक्सटर्नल फोर्सेज से भी हो जाता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये गैप हो गया, ज्यादा बड़ा गैप हो गया, तो ये सीधा का सीधा लावा कहां आएगा, बाहर आएगा, और क्या बना देगा, वोल्केनो। जैसा तुम्हें यहां पर दिख रहा होगा, ये मैग्मा था, यहां से सीधा आया और क्या बना दिया, लावा, आपका वोल्केनो हो गया, समझ गए। अब अगर ये वोल्केनो बार बार इरप्ट होता है तो उसे एक्टिव कह देते हैं। अगर ये 200-300 साल में एक बार होता है तो उसे डोरमेंट कह देते हैं। अगर ये पिछले 1000 ईयर से नहीं एक्टिव हुआ है तो हम इसे कह देते हैं डेड वोल्केनो। समझ गए। दुनिया में लगभग 500 के आसपास एक्टिव वोल्केनो है। समझ में आ रही है। सबसे बड़ा कौन सा है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं कई बार ये बात समझा चुका हूं, ठीक है। कौन सा सबसे लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है दुनिया का, वो आप मुझे बताओगे। जैसे आपने सुना होगा येलोस्टोन नेशनल पार्क है ना अमेरिका में, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है। बताना सबसे बड़ा कौन सा है। आई थिंक समझ में आ गई होगी बातें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो वन लाइनर था लेकिन हाँ ज्योग्राफिकल टर्म थी तो आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट। 8 killed in महाराष्ट्र's ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्लास्ट। देखो एक हुआ था 2 से 3 दिसंबर
1984 की रात थी, ठीक है। एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड, ठीक है। उस यूनियन कार्बाइड कंपनी में गैस थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, और ये हो जाती है लीक, और वहां पर हजारों लोग, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी। कहां पर हुआ था ये? भोपाल में। आई थिंक आपने पढ़ा होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी, मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। अभी रिसेंटली क्या हुआ कल कि आपके महाराष्ट्र के अंदर एक फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। अब कहोगे सर ये न्यूज क्यों पढ़ा रहे हो ना, इसमें तो किसी की डेथ हो गई तो हमारा थोड़ी ना कोई लेना देना है, ऐसे तो पता नहीं क्या क्या होता रहता है। बिल्कुल है, समझना, जो आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये कब बनी थी? तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1712 में, 1712 में। एंड ये बनाई गई थी किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो थे उन लोगों के द्वारा। एक्चुअल में यहां पर क्या होता था, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो आपको पता होना चाहिए, कोलकाता, ठीक है, क्योंकि वहीं पर उनका क्या बना हुआ था, हेडक्वार्टर था। बाद में आपने पढ़ा होगा जब हमारे यहाँ पर बंगाल डिवीजन हो रहा था तो वहां से किसको भेजा गया था? प्रिंस ऑफ द ब्रिटेन, है ना, जॉर्ज फिफ्थ को भेजा गया था, जिसमें उसकी वाइफ मेरी भी आई थी, है ना, वाइफ का नाम है मेरी, उसके साथ आई थी, ठीक है। और उनके आने के बाद क्या हुआ था, यहाँ पर बंगाल डिवीजन को कैंसिल कर दिया गया था 1911 में। उसके बाद याद रखना, जॉर्ज फिफ्थ announced the shifting of capital from Kolkata to Delhi in 1911, but the capital was shifted in 1912। तो उनकी कैपिटल बेसिकली कोलकाता हुआ करती थी, जिसको वो बंगाल प्रेसिडेंसी कहा करते थे, ठीक है। तो यहीं पर इसका हेडक्वार्टर था। ये करते क्या थे, तो यहाँ पर गन बनाई जाती थी, गन फैक्ट्री, ठीक है, ये बेसिकली गन फैक्ट्री थी, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। शायद मैंने आपको डीआरडीओ पढ़ाया होगा, तो डीआरडीओ में मैंने आपसे बताई थी एक चीज कि डीआरडीओ जो था वो बन तो पहले से रहा था 1958 से, लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं था, जो किया ही नहीं था। और जब हमें 1979 में ये पता चला कि हमारे पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो हम परेशान हो गए। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज वर्किंग इन इसरो, ही रिजाइंड फ्रॉम इसरो एंड ही ज्वाइंड डीआरडीओ इन 1980। और उनको लगा कि अब क्या करूं, तो उनको लगा कुछ करना चाहिए देश के यार डेवलपमेंट के लिए, देश के सिक्योरिटी के लिए कुछ करना चाहिए मुझे। देन ही स्टार्टेड ए प्रोग्राम, आपने पढ़ा होगा डीआरडीओ में, IGMDP, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम को उन्होंने दो ग्रुप को मिलकर बनाया था, एक का नाम था डीआरडीओ, ठीक है। ये IGMDP उन्होंने शुरू किया था 1983 में, बट डीआरडीओ बन चुका था 1958 में। एक चीज उन्होंने और मिक्स की थी, OFB, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ठीक है, जो कि मैंने आपको लिखवाया था 1712 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कोलकाता। और इन दोनों को मिलाकर इन्होंने क्या किया? IGMDP बनाया, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983। ये चला था आपका 2008 के लिए, आपको चीजें याद होंगी अभी भी। उसके बाद इसके अंडर एक प्रोग्राम बना था जिसको क्या नाम दिया गया था? पटना। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, वो सब बातें हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या लग गई, एक ब्लास्ट हो गया जिसकी वजह से कुछ लोगों की डेथ हो गई। तो क्या है वो भी, कहां पर है, थोड़ा सा ध्यान रखना। आई थिंक ज्यादा हार्ड नहीं है चीजें, ठीक है। क्या एक्सप्लोड किया है? तो लो टेम्परेचर प्लास्टिक था, वो एक्सप्लोड कर गया, ठीक है। जो की डेथ हुई है उनको 5-5 लाख रुपए देने की बात हुई है, वो सब फालतू की बातें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? तो सिंपल याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है, ठीक है। टोटल 41 फैक्ट्रीज हैं, 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, 3 रीजनल मार्केटिंग सेंटर्स हैं और 5 रीजनल कंट्रोलर्स हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर जैसा कि आपको पता है कोलकाता, ठीक है। हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। MP to be alcohol free soon as CM bans liquor in 17 religious places। देखो, आपने सुना होगा किस आर्टिकल में लिखा है कि द प्रोडक्ट्स दैट आर हजार्डियस टू द हेल्थ शुड बी बैंड, कि वो प्रोडक्ट जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है उन्हें बैन कर देना चाहिए। तो याद रखना, ये जिम्मेदारी दी गई थी DPSP को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और अंडर DPSP एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 47। आपको पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब होता है स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बनाएगा इन प्रिंसिपल्स को डायरेक्टिव ध्यान में रखेगा। तो अंडर आर्टिकल 47 ऑफ द DPSP, states should make a provision to ban all the products that are injurious to health, या to make the laws to ban the product, जो भी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली 47 में लिखा है, जैसे कि इसमें लिखा है कि किसके ऊपर बैन होना चाहिए? अल्कोहल के ऊपर बैन होना चाहिए, ठीक है। और याद रखना,
ये आर्टिकल पार्ट किसका है? तो ये गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। गांधी जी जो थे गांधीयन प्रिंसिपल में गांधी जी की बताई हुई चीजें हैं। जैसे गांधी जी कहते थे आर्टिकल 40 बोले ग्राम पंचायत होनी चाहिए, गांधीयन प्रिंसिपल की बात है, ठीक है। उनका मानना था गांव स्ट्रोंग होगा तो देश स्ट्रोंग होगा, ठीक है। आर्टिकल 43 लिविंग वेज होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होनी चाहिए, तो ये भी उन्हीं का प्रिंसिपल है। 47 अल्कोहल बैन होना चाहिए, उन्हीं का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इसके अंदर है, जैसे आपने सुना होगा बिहार एंड गुजरात भारत के दो एकमात्र ऐसे स्टेट है जिनके अंदर क्या है? अल्कोहल बैन है। आपको वहां पर दारू देखने को नहीं मिलेगी, ब्लैक की अलग बात है, समझ में आ रही है? आपको ओपनली दारू के ठेके नहीं मिलेंगे क्योंकि वो ड्राई स्टेट है। तो अभी क्या हुआ, मध्य प्रदेश में भी 17 रिलीजियस पैलेसेस को क्या कर दिया गया? लीकर बैन कर दी गई। तो कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश है वो जल्दी क्या हो जाएगा? लीकर फ्री हो जाएगा, यानी कि ड्राई स्टेट बन जाएगा, ठीक है। बनेगा तो 3 स्टेट जुड़ जाएंगे, नहीं तो 2 ही है अभी तक। कौन सा आर्टिकल है? तो 47 है। किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? हेल्थ की। अब आप में से कोई कहेगा कि सर जब आप हेल्थ की बात कर रहे हो तो आर्टिकल 21 में क्यों नहीं डाल देते इस चीज को? आर्टिकल 21 मुझे कहता है राइट टू लिव इन ए हेल्दी एनवायरनमेंट, मैं अच्छे से जीऊं, लेकिन मैं जाकर ठेके से दारू पी रहा हूं और मैं अपने लीवर को खराब कर रहा हूं, तो ये मेरी गलती है ना बेसिकली। तो इसको 21 में नहीं इंक्लूड किया जा सकता, समझ गए? ये डीपीएसपी की मर्जी है। और डीपीएसपी के जो आर्टिकल्स होते हैं दे आर नॉट फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, वो पब्लिक वेलफेयर में होते हैं। अगर सरकार को लगता है पब्लिक वेलफेयर के लिए दारू बैन होनी चाहिए तो बैन कर दी गई, नहीं लगता तो नहीं है। जैसे राजस्थान को लगता है कि कम बैन होनी चाहिए तो सुबह 10 बजे खुलते हैं, 8 बजे बंद हो जाते हैं, है ना। हमारे हरियाणा को लगता है कि हमेशा चलते रहने चाहिए तो वहां पर 24/7 चलता है, ठीक है। और रेवेन्यू जनरेट होता है, बाद की बात है, समझ गए? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 बातें याद रखना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ISRO gearing up for its 100th launch from the Sriharikota। आप लोगों को पता है कि इसरो की फॉर्मेशन कब हुई थी? इतनी बार सुन चुके हो, अब तो याद हो जाना चाहिए। कब बना था इसरो? तो 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलोर में है। क्या नाम है उसका? UR राव सैटेलाइट सेंटर, सॉरी स्पेस सेंटर, क्योंकि UR राव को क्या कहा जाता है? सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार 1975 में क्या बनाई थी? पहली सैटेलाइट, जिसका नाम क्या रखा गया था? आर्यभट्ट, ठीक है। आई थिंक ये चीजें याद हो गई होंगी आपको, ठीक है। आपसे पूछेगा जो इसरो है इसके चेयरमैन कौन है? तो अभी जो चेयरमैन अभी बदले हैं वी नारायणन। पहले कौन थे? तो आपके एस सोमनाथ थे। पहले कौन थे सबसे पहले? तो विक्रम साराभाई। एंड विक्रम साराभाई इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस। आप सब बातें जानते हो, ठीक है। और इसरो के बेसिकली कितने सेंटर होते हैं? तो मेन 4 सेंटर है। एक जहां से प्लानिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, ठीक है। एक कौन सा? UR राव स्पेस सेंटर, जहां पर क्या बनती है? सैटेलाइट बनती है। एक कौन सा? तो तीसरा आपका कौन सा था? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जहां पर आपके लॉन्चिंग व्हीकल बनते हैं। और लास्ट कौन सा था? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहां पर आपके क्या बने होते हैं? लॉन्चिंग पैड। कुछ दिन पहले मैंने बताया भी था तीसरा लॉन्चिंग पैड बन रहा है, आई थिंक याद होगा आपको, है ना। तो अभी क्या हुआ? इसरो अपना 100वां लॉन्च करने जा रहा है, 100th लॉन्च करने जा रहा है। कहां से? श्रीहरिकोटा। तो आई थिंक आपको बताने की नीड नहीं होनी चाहिए अगर आप लगातार पढ़ रहे हो। श्रीहरिकोटा में कहां से हो रहा होगा? तो श्रीहरिकोटा में कौन सी लेक बना हुआ है? तो आपको पता होगा कौन सी? पुलिकट लेक के ऊपर बना हुआ है। कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। अब ये है क्या, बस वो समझना है, मेरी बात खत्म। देखो 29 जनवरी को जाएगा। आपने इसरो पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था कि साइकिल से लेकर मार्स तक की कहानी ही इसरो है। और कुछ साइंटिस्ट के जीवन की कहानियां, जैसे विक्रम साराभाई, सतीश धवन और APJ अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट की कहानियां इसरो को बनाती है ना। तो याद रखना, एक वो इसरो था जब हमने पहली बार अमेरिका से खरीदा था, ठीक है, नाइक अपाचे नाम का एक साउंडिंग रॉकेट, जिसको हमने केरल के एक ओल्ड चर्च में ले जाकर साइकिल पर रखकर ले गए थे, उसको ब्लास्ट किया था, चलाया था बेसिकली। और आज हम कहां पहुंच चुके हैं? मार्स पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो वही क्या है? इसरो। अब ये अपना 100th लॉन्च करने जा रहा है 29 को, जो कि हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं क्या है उसमें, है ना, एग्जाम में क्या आ सकता है। उसका नाम है GSLV F15NVS02। नाम याद कर लेना इसका। GSLV मैंने आपको बताया था, एक होता है SLV, एक होता है ASLV, एक होता है PSLV, एक होता है GSLV, है ना। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपको पता है कि हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है ना।
तो सैटेलाइट की कैपेसिटी भी अलग अलग होगी, कुछ कम वजन लेकर जाएगी, कुछ थोड़ा दूर जाएगी, कोई 500 किलोमीटर जाएगी, कोई 36,000 किलोमीटर भी चली जाएगी ना। तो उसके हिसाब से हमने अलग अलग सैटेलाइट्स बना रखी हैं, ठीक है। तो इसको किससे लॉन्च कर रहे हैं? GSLV से लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्या नाम है इसका? F-15 NVS-02। किसके लिए जा रहा है? देखो समझना, हुआ क्या था, जब कारगिल की वॉर स्टार्ट हुई थी ना, उस समय हमारे कुछ जो फौजी भाई थे उनको मार दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना था कि पाकिस्तान कहाँ तक आ चुका है, तो हमने हेल्प मांगी किससे? अमेरिका से। शॉर्ट में समझ लो, अमेरिका ने हमें जीपीएस देने से मना कर दिया, क्योंकि जो जीपीएस आपका ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये बना था 1995 में, ठीक है। उसने हमें देने से मना कर दिया। तो हुआ क्या, हमने कसम खाई कि हम भी अपना खुद का बना लेंगे। तो हमने खुद का बना लिया, जिसका नाम क्या है? IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो कि 2018 से काम कर रहा है। इस इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में टोटल 7 सैटेलाइट है। बात समझ में आ रही है? और अभी हमने क्या किया, NVS-0 जो है इसका, उसको हमने भेजा, एक पहले जा चुकी है, दूसरी हम भेज रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जो ये आपका IRNSS, ये कहां तक की एक्यूरेसी दिखाएगा? तो देखो, जैसे मैंने कहा, ये इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है। अरे आप देखते हो ना, मोबाइल में जीपीएस पहले से आता है, तो अब इंडिया में जो भी मोबाइल मैन्युफैक्चर होगा, उस मोबाइल के अंदर पहले से नाविक आएगा। इसका दूसरा नाम क्या है, याद रखना, नाविक नाम है इसका, है ना, कई बार पूछ लेता है, नाविक इसी को कहते हैं। और इसमें क्या होगा, जैसे मैंने कहा इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये और ये है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। क्या नाम है इसका? तो आपने पढ़ा होगा इंदिरा कॉल, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये कौन सा है? तो ये आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है, हालांकि सबमर्ज्ड है, ठीक है, मैंने मान लिया, ठीक है। कन्याकुमारी कह सकता हूं अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, और ये यहाँ पे अंडमान निकोबार में। यहाँ पर कौन सा है? तो याद रखना, गोहार मोहता, ठीक है, गोहार मोहता, ये गुजरात में है बेसिकली। और ये कौन सा है आपका? कीबीथू। एंड कीबीथू कहां पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ है। ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। जैसे आपने पढ़ा होगा, ये 68.7 उस पे आता है लॉन्गिट्यूड पे, ये 97.25 लॉन्गिट्यूड पे आता है। ये आपका कहां पर आता है? तो ये आपका 6.4 डिग्री नॉर्थ के ऊपर आता है। और ये कहां पर आता है? 37.25 के ऊपर था, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। अब क्या हुआ कि ये क्या करेगा, आपका इंडिया की टेरिटरी दिखाएगा, प्लस 1500 किलोमीटर आसपास की बाउंड्रीज भी दिखाएगा। याद रखना, एग्जाम में आने लायक चीजें हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी कितनी रहेगी? 20 मीटर। ये सिर्फ 20 मीटर की एक्यूरेसी किसके लिए यूज होगी? जो हमारी सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज होगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मोबाइल में तुमने नाविक को डाउनलोड कर लिया और तुम 20 मीटर की एक्यूरेसी से देख पा रहे हो। इसका मतलब तो ये हो जाएगा, फिर आप डेली हर वक्त किसी ना किसी की छत पर ही बैठे रहोगे ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना, वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए, ठीक है, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सिंपल सा याद रखना, ठीक है। कितने ऐसे देश है दुनिया में जिनके पास खुद का, या जिन्होंने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बना रखे हैं, ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम? तो 4 देश हैं सॉरी, जिन्होंने ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम बना रखे। कौन कौन से? तो देखो, सबसे पहला जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यूएसए, ठीक है। देन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ग्लोनास, रशिया, याद रख लेना, 4 ही हैं। देन गैलीलियो, यूरोपियन यूनियन। देन बाइडू, चाइना, जानते होंगे आप। और 2 रीजनल है, यानी कि देशों ने बना रखे हैं जो रीजनल यूज करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। पहला कौन सा है? नाविक, इंडिया। दूसरा कौन सा है? क्वासी जेनिथ सिस्टम। और ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आप लोग मुझे ढूंढकर बताओगे कि हाँ सर ये इस देश का है, तो मुझे बताना क्वासी जेनिथ सिस्टम किस कंट्री का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। हमारा कौन सा है? नाविक है। समझ में आ रही है बात? ओके, चलते हैं नेक्स्ट। At 75 कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस एंड द पर्सनल लिबर्टी। देखो कल क्या है? कल का हमारा क्या? रिपब्लिक डे है, ठीक है। तो बहुत अच्छा आर्टिकल बना हुआ है, प्लीज इसको पढ़ लेना एक बार, है ना। आपको बहुत सारी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। जो इसका हाईलाइट तो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, ठीक है। हुआ क्या, कल हमारे यहाँ पर 26 जनवरी को क्या है? रिपब्लिक डे। तो चीफ गेस्ट कौन आ रहे हैं? तो याद रखना कौन आ रहे हैं चीफ गेस्ट? आपके प्राबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के क्या है? प्रेसिडेंट है। तो ही इज द चीफ गेस्ट, ठीक है। सिंपल पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया। अब ये आर्टिकल में डिस्कस कर रहा है, जिन्होंने भी लिखा है, कल्पना ने, तो ये कह रही है कि
कॉन्स्टिट्यूशनल और जस्टिस और पर्सनल लिबर्टी है ना, वो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आज भी हमारे देश में लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है। कैसे? देखो, अगर मैं बात करता हूं लिबर्टी, तो आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 21, बहुत ध्यान से समझना। अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो तो आप मैक्सिमम जीके आपको आई जाती है ना। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लिव, ठीक है, जीने की आजादी है मुझे, लेकिन मुझे कैसे जीने की आजादी है? विद लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी है मुझे, ठीक है, या मैं कह सकता हूं विद डिग्निटी, है ना, एक लाइन में सारा खत्म हो जाएगा, विद डिग्निटी मुझे जीने का राइट है। और डिग्निटी की बात आ रही है तो मेरी प्राइवेसी भी होनी चाहिए, और प्राइवेसी की बात आ रही है और आप लोग के या अगर प्राइवेसी की बात आ रही है और अगर आप लोग के पुट्टास्वामी को याद ना करो तो हो ही नहीं सकता। के पुट्टास्वामी 2017, देखो इसमें अच्छे से डिस्कस किया है। के पुट्टास्वामी केस में 2017 में कहा गया था राइट टू प्राइवेसी इज योर फंडामेंटल राइट, एंड जो प्राइवेसी था दैट वाज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21। तो बात ये हो रही है कुल मिलाकर कि हम इतने आगे आ चुके हैं आजादी के बाद, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग हो चुका है। आप देख लो दूसरे देशों को, पाकिस्तान ठीक है कितना कमजोर कॉन्स्टिट्यूशन है, हर 5 साल होने से पहले प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं ना। आप नेपाल को देख लो कितने बुरे हालात हैं। तो जो देश नए बने हैं ना, चला ही नहीं पा रही कॉन्स्टिट्यूशन। हम इतने स्ट्रॉन्ग इसलिए चला पाए क्योंकि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, क्योंकि दुनिया के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस के बेस्ट पार्ट को उठाकर हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। जैसे फंडामेंटल राइट हमें अच्छा लगे अमेरिका के, उठा लो। हमें ड्यूटीज अच्छी लगी रशिया की, तो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठा लो। हमें अच्छे लगे हमारे जो डीपीएसपीज थे वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिए। तो ऐसा करके हमने स्ट्रॉन्गेस्ट बना लिया अपने आप का। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज भी भारत में पर्सनल लिबर्टी और जो आपकी डिग्निटी है, जो आपकी प्राइवेसी, उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया जा रहा है। बस उन्हीं सब बातों को इसमें डिस्कस किया हुआ और कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही है? जब आप एक बार इसको पढ़ोगे तो खुद से समझ जाओगे, ठीक है। जैसे कोर वैल्यूज ऑफ द पर्सनल लिबर्टी, ह्यूमन डिग्निटी कहीं नहीं देखने को मिलती है, कहने की बातें, तीसरे दिन केस आते रहते हैं ना, तो वो सब अच्छे से डिस्कस किया इसने, ठीक है। रीइंस्टेटिंग डिसेंट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड जस्टिस फैजल अलीज डिसेंटिंग ओपिनियन इन ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1950 का केस है। थ्रू इट्स लैंडमार्क रूलिंग इन पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, अफर्मिंग द राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट, जो मैंने अभी डिस्कस किया। द प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड arbitrary arrest central to A.K. Gopalan's case were later deemed judicial errors and contrary to the constitutional ethics. Centrality of Article 21, right to life. Article 21 is vital for human dignity and the evolution. लेकिन ये सब हमें नहीं मिल रहा है, उन्हीं के बारे में डिस्कस किया हुआ। सिमिलर एक आर्टिकल आगे भी है, मैं उसमें इनकी दो बातें और कर लेता हूं, ठीक है। तो एक आर्टिकल और है, उसमें इनको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखो सेम कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखे हुए हैं, दोनों अच्छे आर्टिकल हैं, पढ़ जरूर लेना घर पे, ठीक है। फाउंडेशनल वैल्यूज, द जर्नी ऑफ द इंडियन स्टेट, कह रहा है कि हम इतने आगे निकल चुके हैं, हम इतना आगे आ चुके हैं, क्या हमारे पास हमारे फाउंडेशन इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम आगे चल पाएंगे, क्या हम फ्यूचर में पहुंच पाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते थे। वो सपना जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे वो भारत के लिए देखा था, क्या वो सपना कभी पूरा हो पाएगा? क्या हमारे महात्मा गांधी जी का सपना पूरा हो पाएगा? क्या ये सारी की सारी बातें हमें कभी मिल पाएंगी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बातें सोची थी, क्या वो देश को मिल पाएंगी? तो ऐसा नहीं दिख रहा है। वही सब इसने डिस्कस किया है। मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करता हूं आपके साथ। सबसे पहला बात आता है, बहुत अच्छा आर्टिकल है ना, आप अगर इस पे एनालिसिस करना चाहो तो इसके ऊपर आराम से हम 2 घंटे तक बातें कर सकते हैं, इतना बड़ा टॉपिक है, इसमें टॉपिक्स हैं। पहला है फेडरलिज्म डिबेट। सबसे बड़ी डिबेट आती है आज भी इतनी आजादी के दिनों के बाद भी, फेडरलिज्म की डिबेट। देखो हमारा जो देश है ना, एक होता है यूनियन, एक होता है फेडरल, समझना। अमेरिका जो है वो फेडरल है, उसमें 50 स्टेट है ना, 51 में भी कनाडा को बोलने की बात हो रही है, 50 है। अगर मान लो कैलिफोर्निया किसी दिन सेंट्रल गवर्नमेंट से नाराज हो जाए तो वो निकल के बाहर भाग जाएगा। दे आर बेसिकली लिंक्ड विद सम ट्रीटीज, है ना, कुछ संधि से, ट्रीटीज से रिलेटेड, वो जब मन किया उठ के चला जाएगा। ये होता है फेडरलिज्म। इंडिया क्या है? इंडिया इज ए यूनियन। आपने पहला आर्टिकल पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, आर्टिकल 1 ऑफ द पार्ट 1, क्या लिखा है उसके अंदर? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरल नहीं लिखा। तो यूनियन का मतलब ये होता है कि हम कभी अलग नहीं हो सकते। जैसे कल को राजस्थान का सीएम चाहे कि मैं निकल के पाकिस्तान में एड ऑन हो जाऊं, तो नहीं हो सकता है, बिकॉज वी आर यूनियन।
बात समझ में आ रही है? लेकिन अमेरिका वाले चाहे तो जा सकते हैं। बात समझ गए? तो ब्रिटिशर्स हमें फेडरल बनाना चाहते थे, बट 1935 में याद रखना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, उसमें हमें फेडरल बनाने की बात की गई थी, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, फेडरल की जगह पर यूनियन 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 लिख दिया उन्होंने, और हम अपने आप को यूनियन बना लिया ताकि हम अलग ना हो उसके, वरना तो सारे भागने लगेंगे। मणिपुर कहेगा अच्छा इंडिया में ये नहीं मिल रहा, मैं तो चाइना में जा रहा हूं, इधर से पंजाब कह देंगे हम तो पाकिस्तान जा रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। ठीक है, समझ गए? तो इंडिया में आज भी फेडरलिज्म की डिबेट चलती है, लेकिन किस बात पे चलती है? पावर्स के अंदर। इंडिया यूनियन तो है, लेकिन पावर्स जो है ना वो सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में इक्वली डिवाइडेड है। जैसे ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने क्या कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने? तो सिंपल सा याद रखना, The Constitution ensures co-equality between the center and the states, with federalism identified as part of the Constitution's basic structure. समझना, addressing this complaint while speaking in 1949, Dr. Ambedkar explained that the center and the states are co-equal in matters of the legislative and the executive authority. He clarified to the Constituent Assembly that the overriding powers of the Union are only placed to be used in an emergency. उन्होंने कहा था दोनों बराबर हैं और सेंटर की पावर का यूज तभी होना चाहिए जब कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ चुकी है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। यही तो दिक्कत है वो जो डिस्कस कर रहा है। आज अगर मान लो सेंटर में मैं हूं और स्टेट में कोई दूसरा है, तो मैं क्या करूंगा? प्रेसिडेंट बनाऊंगा। प्रेसिडेंट पीएम का आदमी है, मैं पीएम हूं, ठीक है? पीएम प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर रहा है, उस एक्चुअल पावर मेरे पास है, वो नाम का नॉमिनल हेड, आप जानते हो प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड। उसने अपने बंदे बैठाए गवर्नर हर स्टेट में। अब मैं चाहता हूं कि पंजाब के अंदर मेरी सरकार आए, मैं वहां के गवर्नर से कह दूंगा कि भाई वहां कर दे क्या, प्रेसिडेंट रूल लगा दे, वो प्रेसिडेंट रूल लगा देगा, वहां इलेक्शन होंगे, वहां की सरकार को मैंने तोड़ फोड़ दिया और वहां पर मैंने अपनी पार्टी को बना दिया। तो जो सेंटर है उसकी जो कोर पावर्स है वो सिर्फ और सिर्फ देश के भले के लिए यूज होनी चाहिए, ना कि बुरे के लिए। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है किसी स्टेट में उसको जाना है, नहीं जा पा रही है, तो मिसयूज हो रहा है। तुम्हारे सामने, हमारे सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज भी हमारे सामने कि हम इतना आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, क्यों आज भी हम देश को बर्बाद करने में लगे हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। बात समझ में आ रही है? पहला तो मैटर ये है, ठीक है। दूसरा क्या है? टसल बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड द गवर्नर्स, जो मैंने अभी दोनों को मिक्स करके समझा दिया तुम्हें, ठीक है। एक है डिबेट ओवर साइमल्टेनियस इलेक्शंस। कई बार हमने पढ़ा है कि रामनाथ कोविंद कमेटी ने रिकमेंड किया था वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए ना। 1968 तक होते भी थे वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन फिर स्टेट की सरकार गिरने लगी तो वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो अभी करवाना चाहती है सरकार, कुछ स्टेट नहीं करना चाहते। तो आज भी ऐसा क्या मुद्दा है? या तो करो या तो मत करो। आज भी इस डिबेट में उलझे रहना अच्छा नहीं है। अमेरिका देखो वन नेशन वन इलेक्शन कराता है, बहुत आगे है। या तो कराओ या मत कराओ। बात समझ में आ रही है? उसके कुछ अल्टरनेटिव्स निकालो। तीसरा है नेग्लेक्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज को नेग्लेक्ट किया जाता है। कन्नड़ में, कर्नाटक में चले जाओ, अगर तुम हिंदी बोलते हो तो लूट लेंगे तुम्हें, फैक्ट है ये। तो आज भी रीजनल लैंग्वेजेस के साथ बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, उनके साथ बेसिकली कहा जाऊं तो मैं डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, तो वो सब खत्म होना चाहिए बेसिकली ना, हम क्योंकि हम बहुत आगे आ चुके हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन इन सबको खत्म करने की बात कहता है। फिर कौन सा है? फाइनेंस कमीशन एंड जीएसटी। आपने पढ़ा था, काफी बार मैंने समझाया भी है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल कौन सा है? 280, ठीक है। जीएसटी कब लागू हुआ था? 2017 में। इसने पूरे भारत के टैक्स को हटाकर, स्टेट टैक्स को हटाकर सेंटर टैक्स बना दिया। अब इसके अंदर एक होता है आईजी स्टेट सेंटर का जीएसटी, एक होता है स्टेट का जीएसटी, एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब सोचो, पहले कोई स्टेट था, ठीक है, जैसे राजस्थान में खड़ा हूं मैं अभी, राजस्थान, तो ये कुछ अलग से टैक्स लेता था, सेंटर अलग लेती थी। अब सेंटर ने कहा नहीं भाई तू नहीं लेगा, सारा हम लेंगे, फिर हम तुम्हें देंगे। तो जितना पैसा रेवेन्यू जनरेट करती है सरकार, उसमें से सरकार के फाइनेंस कमीशन ने कहा कि हम क्या करेंगे, तुम्हें 41% देंगे। और ये 41% भी जरूरी नहीं है। तो ये जो डिस्प्यूट चलते हैं दोनों के बीच में, मैं काफी बार डिस्कस कर चुका हूं इनके आर्टिकल्स को, आपको याद भी होंगे, ठीक है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। एक फिक्स कर दो, जैसे साउथ वाले कह रहे हैं कि यार 41 हटाओ, 50 कर दो ना, और जो तुम एक्स्ट्रा सेस लगाते हो ना, सरचार्ज लगाते हो, उसके ऊपर भी हमें कुछ दो। तो क्यों आज भी आजादी के इतने दिनों बाद दोनों आपस में लड़ते रहते हैं? इनको ठीक होना चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। उसके बाद, ठीक है, सिंपल सा जस्ट इसको पढ़ लेना, आप बहुत सी बातें समझ जाओगे, ठीक है।
Dr. Ambedkar emphasized addressing social and economical inequalities as a prerequisite for the safeguarding democracy. ठीक है, तो सिंपल सी दो चार बातें जस्ट पढ़ लेना इसको, ठीक है। चलते नेक्स्ट। द नेशन रिक्वायर्स गार्जियंस, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट। कहाँ है जर्नलिस्ट? अच्छा जर्नलिस्ट है तो मार दिया जाता है ना, उसकी फिर डेड बॉडी मिलती है पानी के अंदर, है ना, तो वो सब नहीं होना चाहिए, यही कह रहा है वो। चलते नेक्स्ट। कॉम्पिटिटिव populism. The BJP is promising Delhi's voters what it had earlier dismissed as आप culture। देखो, आम आदमी पार्टी, अब भली भांति इसको जानते होंगे अरविंद केजरीवाल को। एक तरफ मैंने कहा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, आप भली भांति इसको जानते होंगे। एक तरफ मैंने कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको भी जानते होंगे। दिल्ली में कौन है? आम आदमी पार्टी, है ना, 62 या 63 सीट के साथ बैठा है। अब ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें क्या देंगे, जैसे देखो समझना, यहाँ पर जो वुमेन है ना उनको फ्री राइड दी जाती है, ठीक है, टिकट फ्री है बसों में, ठीक है, बिजली फ्री है यहाँ पर, बिजली है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, ठीक है, पानी फ्री है यहाँ पे, वाटर फ्री है, ठीक है, एजुकेशन फ्री है। अब ये सब बीजेपी कुछ दिन पहले कहती थी फ्री बीज है, ठीक है, फ्री बीज है, नहीं दी जानी चाहिए। अब बीजेपी कह रही है कि जो आम आदमी पार्टी दे रही थी ना वो हम देंगे, कंटिन्यू रखेंगे और उसके आगे और देंगे। तो क्या अब जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है हमारी, क्या वो इसको फ्री बीज नहीं मानेगी? बस वही सब इसमें डिस्कस किया गया है। तो याद रखना मेरी एक बात कि जब आप किसी नीडी पर्सन को, समझना, किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब आदमी को, किसी मेरे जैसे जरूरतमंद नीडी पीपल को अगर आप लोग फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते हो, है ना, फ्री खाना देते हो, है ना, अगर आप फ्री उसको टिकट वगैरह देते हो, तो वो काम होता है फॉर पब्लिक वेलफेयर। किसके लिए होता है? पब्लिक वेलफेयर के लिए। और डीपीएसपी तो साफ साफ बना इसलिए था कि सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे, है ना। लेकिन अगर एक पूरे मास लेवल के ऊपर आप ये सब कर रहे हो, जैसे मान लो ये जयपुर शहर है, इसमें गरीब भी है अमीर भी है, तुम सबकी बिजली फ्री कर दोगे तो जो अमीर आदमी है वो तो एसी चलाता है, वो तो बाथरूम में भी एसी लगा लेगा, सीढ़ियों में भी एसी लगा लेगा, क्योंकि बिजली तो फ्री आ रही है। और एक गरीब आदमी है जो सिर्फ एक बल्ब जलाता है, एक पंखा भी उसके पास है नहीं, सिर्फ लाइट जलाने के लिए उसको लाइट चाहिए, बल्ब जलाने के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा है और उसका पैसा बच रहा है। तो याद रखना, जब एक मास लेवल पर ये चीजें दी जाती हैं तो उसे हम फ्री बीज कहते हैं, और जब किसी नीडी पर्सन को दी जाती है तो हम उसे उसके पब्लिक वेलफेयर के नाम से जानते हैं। तो दिल्ली में जो पूरा मैटर चल रहा है उसी को जस्ट डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे इसका क्या मैटर है, जस्ट इसको पढ़ के रीड आउट करके छोड़ देना, ठीक है। चलते नेक्स्ट। अभी 5 फरवरी को इलेक्शन है, 8 फरवरी को रिजल्ट है, 9 फरवरी के द हिंदू में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे किसकी सरकार बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है further south, archaeologists must look for more iron specific sites in South India। आपने देखा होगा कि ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, है ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन, है ना, आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस टाइम की बहुत सारे प्रोडक्ट हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो जब डिगिंग की जाती है तो वो सब नीचे से निकलते हैं, कहाँ पे? साउथ में। तो बस इतना सा है, जस्ट पढ़ लेना कि आर्कियोलॉजिस्ट को और ज्यादा गहराई में देखना चाहिए। साउथ इंडिया में हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत सारे प्रूफ मिल सकते हैं, जैसे कल परसों मिला था ना कर्नाटक में सिम से। तो बस सिंपल से याद रखना, सबसे पहली सिविलाइजेशन हमारी कौन सी है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, ठीक है। सबसे पहला कौन सा शहर खोजा गया था? हड़प्पा। दैट्स व्हाई इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। 1921 में किसने ढूंढा था? तो याद रखना दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी ने खोजा था। 1922 में कौन मिला था? तो याद रखना मोहनजोदारो, ठीक है, ये मोहन जो दौड़े थे वो नहीं है, ठीक है, मोहनजोदारो, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय राखलदास बैनर्जी, RD बैनर्जी, ठीक है, सिंपल याद रखना। उसके बाद लोथल गुजरात में है जहां से ट्रेड होता था, ठीक है। ऐसे कालीबंगा राजस्थान में है, तो बहुत सारी चीजें बनी हुई है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। चलते हैं नेक्स्ट। उड़ीसा टॉप्स नीति फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, छत्तीसगढ़ नेक्स्ट बेस्ट। आप जानते हो जो आपका नीति आयोग है, कब बना था नीति आयोग? काफी बार मैं पढ़ा चुका हूं तो आपको याद भी होगा। 1 जनवरी 2015। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द नीति आयोग? तो याद रखना प्राइम मिनिस्टर इज द प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग। हु इज द CEO? आज के दिन CEO कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, BVR सुब्रमण्यम इज द CEO ऑफ द नीति आयोग। हु इज द वाइस प्रेसिडेंट? तो आपको पता होना चाहिए, सुमन बेरी इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आपका
नीति आयोग, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। अब एक बात समझना, नीति आयोग करता क्या है? तो पहले इसका नाम क्या था? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लानिंग कमीशन, है ना, प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन कब बना था? तो प्लानिंग कमीशन बना था 15th of the मार्च 1950। इसके भी हेड कौन होते थे? तो इसके हेड भी प्राइम मिनिस्टर होते थे। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द पीएम, फर्स्ट पीएम थे। बात समझ में आ रही है? इसका काम क्या था? प्लानिंग बनाना। ये 5 ईयर प्लान बनाता था, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं टोटल 12 आई थी। पहली कब आई थी? 1951 से 56, और लास्ट कब थी? 2012 से 2017। और जब सरकार बदली तो उसके बाद क्या हुआ? इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। सिंपल सी 2-4 बातें याद रखना। और नीति आयोग इज बेसिकली नोन एज द थिंक टैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है उसे, ठीक है। फ्यूचर के प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, मिशंस जो भी है, क्या क्या अचीव करना है वो सब करता है। तो इसकी एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, हेल्थ इंडेक्स आया है, जिसमें टॉप पर कौन है? उड़ीसा। तो 1 लाइनर पे याद रखना, मिनरल रिच ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड हैव एमर्ज्ड एज टॉप परफॉर्मर इन अचीवर्स अमंग द स्टेट लिस्टेड इन द नीति आयोग्स फर्स्ट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। सिंपल सा याद रखना, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड केरला वर द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। तो सबसे घटिया कौन है? पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और केरला। पहले पे कौन है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। 1 लाइनर के क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, उसके बाद चलते हैं परफॉर्मर, ठीक है। ये इंडेक्स में कितने कितने नंबर मिले हैं तो जस्ट लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट। Study finds link between smartphone use and mental health of the adolescents। देखो है क्या adolescent है क्या? समझना कि जो बच्चे होते हैं ना, 13 से 17 साल के जो बच्चे हैं, इतना मोबाइल चलाते हैं, इतना स्मार्टफोन चलाते हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी कि जो छोटा बच्चा है ना, वो सब छोड़ो, 3-3, 4-4 साल के बच्चे, कोई बंदा उनसे फास्ट फोन नहीं काटेगा, है ना। अगर वो मोबाइल पे रील देख रहे हैं और किसी का फोन आ गया तो फोन बजेगा नहीं, उससे पहले वो उसे काट देते हैं। तो ये जो एडिक्शन हो रहा है ना, जो आप छोटे छोटे बच्चों को स्मार्टफोन दे रहे हो, जो आप जैसे जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनकी तुम जिंदगी खराब कर रहे हो, क्यों? जिंदगी कैसे खराब हो रही है? समझना कि 13 से 17 साल के बच्चों के ऊपर 10,000 बच्चों को लेकर एक रिपोर्ट बनाई गई, जिस रिपोर्ट का नाम रखा गया, याद रखना, द रिपोर्ट टाइटल्ड द यूथ माइंड राइजिंग एग्रेशन एंड एंगर। नाम से समझ गए होंगे। किसने छापी है? द सैपियन लैब्स, ठीक है। 10,475 यानी 10,000 अप्रोक्सीमेटली बच्चों के ऊपर इसको टेस्ट किया गया, इसको रिसर्च को बनाया गया, इसके डाटा कलेक्ट किए गए जो कि इंडिया और यूएस के थे। और इसमें पता चला कि बच्चे जो है ना, उनका जो अग्रेशन बढ़ रहा है और एंगर बढ़ रहा है। देखो, जब आप बहुत ज्यादा मोबाइल चलाते हो ना, जब बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। चिड़चिड़े मतलब समझ गए ना। फिर धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर उनको रील देखने को ना मिले, सुबह से शाम तक इंस्टाग्राम पे ऐसे उंगलियां ना चला लें, तो उनका टाइम पास नहीं होता, उनका सर दर्द होने लगता है। कहीं ना कहीं आगे चल के उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट डालता है। और फिर मैं कहता हूं आर्टिकल 21 तो सभी के लिए बना है ना, राइट टू लिव, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए आपकी। कहां से अच्छी होगी? तुम तो मोबाइल चला रहे हो। तो मुझे बताना कमेंट करके कि कौन सा ऐसा देश है ना, जिसने अपने यहां पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का यूज ही बंद कर दिया है कि अगर 16 साल से नीचे का कोई बच्चा सोशल मीडिया यूज करता पाया गया, जो भी उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज की, तो उसके पेरेंट्स को सजा दे दी जाएगी, ताकि उस बच्चे के फ्यूचर को बचाया जा सके। आजकल इतने सारे गेम्स आते हैं, जैसे ब्लू व्हेल गेम आता था, बच्चे सुसाइड कर लेते थे, है ना। आजकल जो बचपन वाले गेम थे, जैसे हम लोग खेला करते थे ना, जो भी गेम होते थे बेसिकली ना, तो मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, बच्चा अच्छे एनवायरनमेंट में बढ़ता है। तुम चाहे उसको कितना ही बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में भेज दो, तो चाहे तुम उसे कितने महंगे स्कूल में भेज दो ना, अंबानी के बच्चे के बगल वाले स्कूल में भेज दो, लेकिन अगर वो घर पे आके सारे दिन सोशल मीडिया चला रहा है ना, तो उसका मेंटल डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? तो इस रिपोर्ट का नाम याद रखना, किसने बनाई है, क्या है, ठीक है। मुझे बस ये बताना कि कौन सा ऐसा देश है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया यानी कि अकाउंट बैन कर दिया है, ठीक है। और एक चीज और बताना मुझे कि मेंटल हेल्थ एक्ट कब पास हुआ था, ठीक है। मेंटल हेल्थ एक्ट कब पास हुआ था, क्योंकि वो भी जरूरी है।
ठीक है, क्योंकि देखो अगर कोई मेंटल हो जाता है ना तो उसको जंजीरों से बांध के रखा जाता है। तो बताओ कौन सा आर्टिकल छिन रहा है, उसका राइट टू लिव छिन रहा है, उसको जीने की आजादी है। वो मेंटल है तो उसका मतलब नहीं उसको बांध के रखोगे ना। तो उसके अंदर भी जब मेंटल हेल्थ एक्ट पास हुआ था तो उसके अंदर भी इन सब चीज़ों का डिस्कशन किया गया था बहुत अच्छे से। तो कभी फिर आएगा तो हम उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बस मुझे बताना कब पास हुआ था और कौन सी कंट्री है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। बाकी इसको पढ़ जरूर लेना, तुम्हारे काम की चीज़ है। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप आकर कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम। हैव ए नाइस डे।